गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डाइल्यूट सॉल्यूशन का लेक्चर 5 है। लेक्चर 5 में जो आज जिन टॉपिक को लेंगे वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ना अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन क्या होता है। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट is very less as compared to the solvent in the solution, then it is called as dilute solution। या जिस विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जब कोई विलयन बहुत अधिक डाइल्यूट हो जाता है तो उसका जो बिहेवियर होता है वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह या आदर्श विलयन की तरह हो जाता है। अब देखिए, जब किसी विलयन को हम डाइल्यूट करते हैं तो जनरली हम ये देखा गया है कि उसमें थर्मल चेंज होता है, ऊष्मीय परिवर्तन होता है और अधिक डाइल्यूट करते जाएं, अर्थात एक अवस्था ऐसी आती है जब और अधिक सॉल्वेंट मिलाने पर उसमें कोई थर्मल परिवर्तन या ऊष्मीय चेंज परिवर्तन नहीं होता, तो इस अवस्था में विलयन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन कहते हैं। तो अतः आदर्श विलयन वह विलयन है जिसको और डाइल्यूट करने पर कोई ऊष्मीय परिवर्तन न हो तथा जो राउल के नियम का पालन करे। मतलब थर्मोडायनेमिकली जो है वो सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हेन देयर इज नो एंथैल्पी चेंज ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट एंड अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ओबेज राउल्स लॉ। तो ये तो है डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन किसे कहा गया। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ या अणुसंख्यक गुणधर्म। पहले भी बताया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि वे गुण जो कि तनु विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उसके नेचर या प्रकृति पर, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। या अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज वन which depends upon number of particles of the solute present in the solution and not on the nature of the particle. Now colligative property of dilute solution which contain non-volatile solute are, पहला है जो colligative property, 4 colligative property देखिए, जिसमें पहला है osmotic pressure of the solution या विलयन का परासरण दाब। दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तीसरी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन या विलयन का क्वथनांक उन्नयन। और चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन या विलयन का हिमांक अवनमन। अब देखिए, सबसे पहले डिफ्यूजन समझें या विसरण क्या है वो समझें। अच्छा, उसके पहले एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ये जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका कारण क्या है। इज़ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रिड्यूसेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट। जो हम सॉल्यूट डाल रहे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है, वो सॉल्वेंट की स्केपिंग टेंडेंसी को कम करती है। स्केपिंग टेंडेंसी क्या है? सॉल्वेंट के वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति, उसको कम करती है और इसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। और जैसे वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। एंड द फिनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये पाया गया है कि जो स्टेटमेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज स्ट्रिक्टली ट्रू ओनली व्हेन द डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब हम ऑब्जर्व करते हैं? जब विलयन तनु हो, डाइल्यूट हो। और इसी कारण से दीज आर टर्म्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी कि तनु विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म, ये पूरा हम बोलते हैं, कहते हैं। Now another important aspect is that since these properties depend upon the number of particles of the solute present in the solution, the simple case will be when the solute is non-electrolyte
तो यानी कि यदि सल्यूट क्या होना चाहिए कि विद्युत अनअपघट्य होना चाहिए, वो सॉल्यूशन में जाकर डिसोशिएट नहीं होना चाहिए। यदि सल्यूट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो डिसोशिएट होगा और लार्ज नंबर ऑफ आयन्स हमें मिल जाएंगे। ईच आयन एक्ट्स एज अ पार्टिकल, और प्रत्येक आयन एक कण की तरह से बिहेव करेगा और जिससे कि वैल्यू जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर उसकी वैल्यू पर इफेक्ट आएगा। तो अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं डिफ्यूजन की या विसरण की। तो देखिए, देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ गैस टू मिक्स अप। गैस की ये नेचुरल प्रकृति होती है कि वो आपस में मिक्स हो। अब सल्यूट इन अ सॉल्यूशन टू डिफ्यूज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू ब्रिंग आउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब देखिए आपके सामने एक डायग्राम है। उस डायग्राम में आप देखिए एक सिलेंडर है जिसमें कि हमने सांद्र KMnO4 का सॉल्यूशन भरा है और उसके बाद हम उसके ऊपर डालते हैं, उसके पोर करते हैं डाइल्यूट KMnO4 का सॉल्यूशन। तो हमें दोनों के बीच की बाउंड्री AB स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन कुछ समय के बाद बाउंड्री जो है वो इनडिस्टिंक्ट हो जाती है, हमें दिखती नहीं है या फिर गायब हो जाती है। और ये गायब कब होती है? जब सॉल्यूशन पूरी तरह से होमोजीनस हो जाए या सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाए। और ये क्यों हो रहा है? दिस इज अ मूवमेंट ऑफ सल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो हम डिफ्यूजन की जो फिनोमेना है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन टिल द सॉल्यूशन इज होमोजेनस इज टर्म्ड एज डिफ्यूजन। या हम इसको कह सकते हैं किसी भी पदार्थ के अणुओं की उसकी उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ स्वतः गति को, जिसमें विलयन में एक समान सांद्रता हो जाए, विसरण कहते हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मोसिस या परासरण। तो ऑस्मोसिस क्या है? द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल from the solution of lower concentration to the solution of higher concentration through semi-permeable membrane is termed as osmosis। या कम सांद्रता वाले विलयन में से विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः जो गमन होता है, प्रवाह होता है, उसको हम परासरण कहते हैं। जब दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें कि परासरण क्या है और विसरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है। ऑस्मोसिस में हमेशा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहती है, जबकि डिफ्यूजन में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर ऑस्मोसिस में केवल विलायक के ही मॉलिक्यूल चलते हैं, जबकि डिफ्यूजन में विलेय तथा विलायक दोनों के मॉलिक्यूल चलते हैं। ऑस्मोसिस में दाब बढ़ाकर हम ऑस्मोसिस या परासरण को रोक सकते हैं और डिफ्यूजन को हम दाब बढ़ाकर नहीं रोक सकते। ना अब हम लॉज देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर के जो लॉज है, नियम हैं। तो देखिए ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो परासरण दाब के नियम 1885 में वॉन थॉप ने सॉल्यूशन के लिए परासरण दाब के नियम दिए और उन्होंने ये देखा कि विलयन तथा गैसों के गुणों में बहुत समानता है। और उन्होंने जो अध्ययन किया उसके बाद वॉन थॉप का ये सिद्धांत दिया जिसको कि हम कहते हैं वॉन थॉप थ्योरी ऑफ सॉल्यूशन। ना पहला वाला आप देखिए, वॉन थॉप बॉयल्स लॉ। जैसे गैसेस लॉ में बॉयल्स लॉ आता है, उस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन के केस में भी है वॉन थॉप बॉयल्स लॉ। तो विलयन का परासरण दाब अर्धपारगम्य झिल्ली पर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर जो सल्यूट के मॉलिक्यूल हैं उनके टकराने की वजह से उत्पन्न होता है और यह सॉल्यूशन की सांद्रता के प्रोपोर्शनल या समानुपाती है। तो स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का परासरण दाब विलेय के अणुओं की संख्या अथवा विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। Now temperature remaining constant, the osmotic pressure of the dilute solution is directly proportional to the molar concentration of the solution। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू C। अब C जो है
इज इक्वल टू होता है 1/v के। तो हम जैसे पाई की वैल्यू यहाँ रख दें तो क्या हो जाएगा, पाई इज़ प्रपोर्शनल टू 1/v, या प्रपोर्शनलिटी साइन हटा दें तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा k मल्टीप्लाई बाय 1/v। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो पाई v इज इक्वल टू k यानी कि कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ क्या आता है, स्थिर ताप तथा ताप पर तनु विलयन के परासरण दाब तथा उसका आयतन का गुणनफल स्थिर होता है। और दूसरा है वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ। तो इसके अनुसार कि स्थिर सांद्रता वाले तनु विलयन का परासरण दाब परम ताप के समानुपाती होता है, यानी कि कांस्टेंट हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे, और अगर हम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यहाँ हम कह सकते हैं पाई अपॉन टी इज कांस्टेंट। नाउ जनरल इक्वेशन फॉर सोल्यूशन या विलयनों का सामान्य समीकरण। अब इन दोनों को यानी कि वॉन्ट ऑफ बॉयल्स लॉ को और वॉन्ट ऑफ चार्ल्स लॉ को हम कंबाइन करेंगे। तो हम बॉयल्स लॉ में हमने देखा पाई इज प्रपोर्शनल टू 1/v, और चार्ल्स लॉ में हमने देखा पाई इज प्रपोर्शनल टू t। ना यदि दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये आता है पाई इज प्रपोर्शनल टू t/v, देखिए है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई v इज प्रपोर्शनल टू t, और यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो क्या आ जाता है, पाई v इज इक्वल टू st 1 मोल के लिए, और यदि n मोल रख दें तो पाई v इज इक्वल टू nst। जो s है वो यहाँ पर सोल्यूशन कांस्टेंट है, और ये इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम कहते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन या जनरल इक्वेशन, और ये इक्वेशन सिमिलर है पाई v इज इक्वल टू nRT। वॉन्ट ऑफ ने ये प्रूफ करा कि s का मान गैस कांस्टेंट R के मान के लगभग बराबर होता है, इसलिए हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए इक्वेशन पाई v इज इक्वल टू NST की जगह जनरली हम पाई v इज इक्वल टू nRT ही यूज़ करते हैं। नाउ आइसोटोनिक सोल्यूशन या समपरासरी विलयन। तो क्या है समपरासरी विलयन, वे दो विलयन जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से विलायक का प्रवाह नहीं होने देते आइसोटोनिक सोल्यूशन या समपरासरी विलयन कहलाते हैं, क्योंकि इनके परासरण दाब समान होते हैं। Such solution which have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution। अब जिस सोल्यूशन का दाब कम है उसका परासरण दाब कम होता है और उसकी सांद्रता भी कम होती है, और ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और जिसका परासरण दाब अधिक होता है यानी कि उसकी सांद्रता भी सोल्यूशन की अधिक है, ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। यदि मान लें कि दो अलग अलग परासरण दाब वाले विलयन को हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा यदि हम सेपरेट करते हैं, पृथक करते हैं, तो सॉल्वेंट का प्रवाह कहाँ से कहाँ तक होगा, तो सॉल्वेंट का प्रवाह कहाँ से होगा, जहाँ अधिक सांद्रता है सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट की अधिक सांद्रता कहाँ है, जहाँ पर सोल्यूशन डाइल्यूट है, या हम कहें हाइपोटोनिक सोल्यूशन से। तो सॉल्वेंट का प्रवाह या विलायक का प्रवाह हाइपोटोनिक सोल्यूशन से हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ होता है। मान लें अब एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको फॉर्मूला दिखाते हैं, देखते हैं कि मान लें कि एक चीज़ और कि आइसोटोनिक जो सोल्यूशन है उसकी मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। अब मान लें कि यदि दो विलयन हैं जिनकी सांद्रताएं कॉन्सेंट्रेशन C1 तथा C2 है, तो C इज इक्वल टू आपको मालूम है 1/v होता है, और n मोल यदि हैं, यदि पहले वाले सोल्यूशन के n1 है और दूसरे सोल्यूशन के लिए n2 है, तो क्या हो जाएगा, C1 की जगह हम लिख देंगे n1/v1 और C2 की जगह हम लिख देंगे n2/v2। और n आपको मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, W/m। तो n की जगह हम क्या लिख दें, W1/m1 इंटू V1 इज इक्वल टू W2/m2 इंटू V2। ये वाला जो फॉर्मूला है वो आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जब हम कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करें, वॉन्ट ऑफ का जो नियम था वो था पाई v इज इक्वल टू nRT। अब
पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो n/v/RT, और n/v देखिए अभी आपने ऊपर देखा है क्या था, c, तो पाई इज इक्वल टू CRT। तो पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। अब यदि हम n की वैल्यू आपको मालूम है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू W/m होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 और फिर इक्वेशन नंबर यदि हम 3 को अगर देखें तो पाई v हमने इक्वेशन नंबर 1 से ले लिया और n की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 से ले ली, तो W/m/RT, तो पाई इज इक्वल टू W/m/RT के बराबर हो गया। तो यहाँ से पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या वैल्यू आ गई, W/m/RT/V। तो दो तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को निकाल सकते हैं, एक ये और दूसरा ये हो गया। और इसी इक्वेशन से यानी कि ये जो आपने ये इक्वेशन देखी है, इसी इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल m, देखिए नीचे जो है स्मॉल m की भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं और साथ ही मॉलिक्यूलर वेट को भी कैलकुलेट हम कर सकते हैं। तो ये देखिए ये फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू हुई जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर, और हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप पढ़ेंगे लॉस पढ़ेंगे, उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं वो पढ़ेंगे। तीसरा आप पढ़ेंगे हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें सल्यूट का, और चौथा पढ़ेंगे हम प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैसे हम निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकल जो उसका है वो। तो आज हम यहाँ तक ले रहे हैं और कल यानी कि जो नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा उसमें हम प्रायोगिक रूप से कैसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे उसको देखेंगे। थैंक यू।